तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग नया सेशन शुरू कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का आगाज कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। और आपको मालूम है कि कंपटीशन में कोई भी एग्जाम दे लीजिए, जैसे आप बिहार पुलिस दे लीजिए या बिहार दरोगा दे लीजिए या फिर रेलवे ग्रुप डी दे दीजिए या रेलवे का कोई अन्य एग्जाम दीजिए या फिर बिहार एसएससी दीजिए, है ना, आप एसएससी जीडी दीजिए, कोई भी अन्य एग्जाम दीजिए तो इकोनॉमिक्स से सवाल आता है, कम या ज्यादा आएगा, हर एग्जाम पे डिपेंड करेगा। जैसे बिहार पुलिस है तो 8-10 प्रश्न इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा, बिहार दरोगा है 8-10 प्रश्न देखने को मिलेगा, बीपीएससी है 15-20 प्रश्न देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी है 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा, ग्रुप डी है उसमें भी 3-4 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स हर सेक्शन में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार एसएससी अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, तो 50 को जीके रहता है, 8-10 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, एकदम नोट्स बनाना है। हम आपको बता दें कि जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको यही वाला बुक लेना है, ऑल बिहार एग्जाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बुक आपको ले लेना है, क्योंकि जब तक ये बुक नहीं रहेगा तो हम जो डिस्कशन करा रहे हैं उसका कोई फायदा आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये बुक जब तक आपके पास नहीं रहेगा, प्रश्न देखिएगा कहां से। तो ये बुक जरूर ले लीजिए, ये हर परीक्षा के लिए रामबाण है। इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट सब दिया हुआ है, ऑल इन वन बुक है ये। और हर एग्जाम में, बिहार का चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, हर एग्जाम में देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई टीचर में, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, हर एग्जाम में ये किताब फायदेमंद है। तो आपको ये वाला बुक जरूर रखना है, किरण प्रकाशन का बुक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सब लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र निकाल लीजिए, हम भी निकालते हैं, आप लोग भी निकालिए, ठीक है। अर्थशास्त्र आप लोग निकालिए। चलिए, तो ये अर्थशास्त्र है, 8 नंबर एक्सरसाइज में दिया हुआ है अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र आपको निकालना है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग आराम से पेन कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ जो भी डिस्कशन कराएंगे उसको भी आपको नोट करना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया है? देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना, देश का प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात आया है। तो चलिए थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो बन जाना चाहिए। तो आपको हेडिंग बनाना है पंचवर्षीय योजना, आपको हेडिंग बनाना है पंचवर्षीय योजना, हेडिंग बनाना है। और आपको मालूम है कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है? तो बनाने वाला संस्था का नाम है, बनाने वाला संस्था का नाम क्या है? बनाने वाला जो संस्था है ना, वो है योजना आयोग। कौन है? योजना आयोग बनाता है। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि 5 सालों का योजना बना के सरकार काम करती है। तो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। फिर परीक्षा में पूछेगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग कब बना? तो लिखिएगा 15 अगस्त 1950 को बना था। ये योजना आयोग कब बना? 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग बना। योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे उसका पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा?
प्रधानमंत्री होगा। फिर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि अगर पंचवर्षीय योजना एक बना दिया तो अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करेगा, अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा इस पे। पंचवर्षीय योजना बनाएगा कौन, तो आप कहेंगे योजना आयोग बनाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना पर अंतिम अनुमोदन कौन करता है। पंचवर्षीय योजना पर अंतिम रूप से क्या बोलता है, अंतिम रूप से अनुमोदन, अनुमोदन कौन करता है, अनुमोदन यानी अंतिम रूप से निर्णय कौन लेता है, तो उसका नाम है एनडीसी। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनडीसी का मतलब क्या हुआ, नेशनल, डी से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ऐसी मतलब होता है काउंसिल। क्या होता है, काउंसिल होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय डेवलपमेंट का विकास, राष्ट्रीय विकास काउंसिल का परिषद, परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है। फिर पूछेगा कि ये एनडीसी का स्थापना कब हुआ, ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी जो स्थापना हुआ वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। फिर कहेगा कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो एनडीसी का भी अध्यक्ष पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाएगा, तो योजना आयोग बनाएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 15 अगस्त 1950 को हुआ। फिर इसका अनुमोदन कौन करता है, तो एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ये पंचवर्षीय योजना बनाएगा कौन, योजना आयोग। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा, तो वो लेगा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ, 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ, 6 अगस्त 1952 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नोट कर लीजिए। आपसे पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना टोटल कै गो है, बताओ। पंचवर्षीय योजना टोटल कै गो बना, तो आप कहिएगा 12 गो। इसको मिटाना पड़ेगा, नोट कीजिए फटाक से, इसको मिटाएंगे। चलिए, तो उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। अभी हमको और भी कुछ बताना है। जैसे पंचवर्षीय योजना आ गया, तो पंचवर्षीय योजना पर कितना प्रश्न बनेगा, पूछेगा कि टोटल मिला के कुल कै गो पंचवर्षीय योजना बना है अभी तक, अभी वर्तमान तक कै गो पंचवर्षीय योजना बना कुल मिला के, तो आप कहिएगा 12 गो पंचवर्षीय योजना बना। कै गो पंचवर्षीय योजना, 12 गो। कहिएगा कब से कब तक, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक बना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक बना था। 5 साल का योजना था, तो 51 से 56 चला। कहेगा दूसरा पंचवर्षीय योजना कब, तो 1956 से लेकर 461 तक, 1961 तक चलेगा। यानी 56 में 5 जोड़िएगा तो 61 न होगा, तो 61 तक चला। कहेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चला, तो कहिएगा 1961 से लेकर 66 तक चला। तो पहली कब से कब, तो 51 से 56। दूसरी कब से कब, तो 56 से 61। तीसरी कब, तो 61 से 66 चला। कहिएगा चौथा पंचवर्षीय योजना कब, तो 1966 से लेकर और 69 तक ले है ना, कोई भी योजना नहीं बन पाया था, कोई भी योजना नहीं बन पाया था। यानी पहली योजना कब, तो 1951 से 56। दूसरी कब, तो 1956 से 61।
तीसरी कब? तो 1961 से 66। लेकिन हुआ क्या, 61 से लेकर 66 में 2-3 गो युद्ध हो गया हमारे बीच में। 2 गो युद्ध कौन कौन? तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। फिर कहिएगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का बीच युद्ध हो गया। तो ये सब कारण की वजह से युद्ध हो गया, यानी जो पैसा हम लोग विकास में लगाने वाले थे वो पैसा युद्ध में खर्चा हो गया। तो अगली बार हम लोग पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए, हम लोग वार्षिक प्लान बनाए, एक एक साल का प्लान बनाए। यानी 66 से लेकर 69 तक एक एक साल का प्लान बना। यानी 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, यानी एक एक साल का प्लान बना। तो यानी कि कुल मिला के योजना अवकाश रहा, छुट्टी रहा, क्या रहा? तो योजना अवकाश यहाँ पे रह गया। योजना अवकाश, अवकाश मतलब होता है छुट्टी। तो कोई पूछेगा कि पहली बार योजना अवकाश कब लगा? तो 1966 से लेकर 69 में। फिर कहिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब आएगा? तो भाई 69 में जब आएगा तो 5 जोड़िएगा तो 1974 तक चला। तो कहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 69 से 74 कहिएगा, 66 से 69 कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाया था। कारण क्या था? क्योंकि 1962 में भारत का चीन के बीच युद्ध हो गया, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। तो हम युद्ध में हम अपना पैसा जियान कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो पंचवर्षीय योजना हम कैसे बना पाते? 5 साल का योजना हमारे बस का चीज नहीं था, तो हम लोगों ने एक एक साल का योजना बनाया और योजना अवकाश रहा। लेकिन फिर जब सब कुछ काबू में आ गया तो फिर हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया। तो 1969 से 74 में चौथी पंचवर्षीय योजना चला। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से लेकर 78 तक चला। 5 जोड़िएगा तो 79 होगा। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि सरकारें चेंज हो गया। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार गिर गया 1978 में, और वहां पे बन गया कौन? आपको बन गया मोरारजी देसाई। और मोरारजी जनता पार्टी की सरकार बनता है, और जनता पार्टी की सरकार बनता है, मोरारजी देसाई उसका प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर क्या करता है, इस योजना आयोग को 1 साल पहले बंद कर देता है। यानी 74 से 79 तक चलने वाला प्लान को 78 में ही बंद कर देगा। तो कुल मिला के 5वीं पंचवर्षीय योजना कुल मिला के 5 साल नहीं चला, 4 साल ही चला। कै साल चला? 4 साल ही चला। तो ये परीक्षा में आया है कि पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना था, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो पूरे 5 साल ना चल के 1 साल पहले समाप्त हो गया? तो वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं, 4 साल चला। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं, 4 साल चला। तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर क्या हुआ कि 78 से लेकर और 80 तक कोई प्लान हम लोग नहीं बनाए, एक एक साल का प्लान बनाए। तो 1978 से लेकर 80 तक फिर से हमारा कोई प्लान नहीं आया, एक एक साल का प्लान आया, जिसे अनवरत प्लान कहते हैं। अनवरत प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवरत प्लान। अनवरत प्लान परीक्षा में पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें अनवरत प्लान चला था? तो 78 से लेकर 80 बोलिएगा, 78 से लेकर 80। फिर कौन सा पंचवर्षीय योजना आएगा? 6ठा नंबर का आएगा। तो 6ठा नंबर का 80 से लेकर 85 तक चलेगा। फिर 7वां 1980 से लेकर 85 से लेकर 1990 तक चलेगा, 1990 तक चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 90 से लेकर 92 तक फिर हम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए। 90 से लेकर यानी 1990 से लेकर अब 92 तक हम लोग रोलिंग प्लान लाए। कौन प्लान? रोलिंग प्लान लेके आए। तो परीक्षा में पूछेगा कि कुल मिला के कितना बार योजना पास रहा? तो आप कहिएगा 3 बार। कई बार? 3 बार। एक बार 66 से लेकर 69 में, एक बार 78 से लेकर 80 में, और एक बार 90 से लेकर 92 में। तो 66 से 69 वाला में योजना अवकाश रहा और इसमें वार्षिक प्लान चला। कौन प्लान? वार्षिक प्लान इसको बोलते हैं। कौन प्लान?
वार्षिक प्लान। लेकिन 78 से 80 वाला में अनवरत प्लान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनवरत प्लान कहते हैं। लेकिन 90 से 92 वाले को रोलिंग प्लान कहते हैं। कौन प्लान? रोलिंग प्लान। अब परीक्षा में आया हुआ है कि रोलिंग प्लान कौन दिया था, तो उसको रोलिंग प्लान देने वाले गुरनाल मिर्डाल थे। गुरनाल मिर्डाल, गुरनाल मिर्डाल एक व्यक्ति थे, वही रोलिंग प्लान लेके आए थे। रोलिंग प्लान 90 से 92 परीक्षा में ये हर पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक, तो 90 से 92। पहली बार योजना आपका कब लगा, तो 66 से 69। कहेगा कि अनवरत योजना कब से कब, तो 80 से 78 से लेकर 80 तक। तो बताइए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 51 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 61 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से, 69 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। फिर नौवीं 1997 से लेकर 2002 तक। फिर 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक। फिर 11वीं 2007 से लेकर 2012 और 12वीं 2012 से लेकर 2017 तक चला था। तो कुल मिला के 12 गो पंचवर्षीय योजना चला। कै गो पंचवर्षीय योजना? 12 गो पंचवर्षीय योजना चला था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सातवां नहीं दिख रहा है, सातवां अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं 85 से लेकर 90 तक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना आप अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो 85 से लेकर 90 तक। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिख जाए, आपको दिख जाना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अब दिख रहा होगा आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिए। पंचवर्षीय योजना पहला वाला 51 से 56, दूसरा वाला 56 से 61, तीसरा वाला 61 से 66, चौथा वाला 69 से 74, पांचवा वाला 74 से 78, हाँ, छठा वाला 1980 से 85 और सातवां वाला 85 से लेकर 90 और आठवां वाला 92 से लेकर 97, नौवां वाला 97 से 2002 और 10वां वाला 2002 से 2007 और 11वां वाला 2007 से 2012 और 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चला था। और इसी बीच में हमारे देश का प्रधानमंत्री आते हैं 2014 में, मोदी जी आते हैं और फिर पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देता है, योजना आयोग को समाप्त कर देता है और उसके जगह पर नीति आयोग को लाया जाता है। क्या लाया जाता है? नीति आयोग को। तो इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, इतना आपको नोट कर लेना है। तो कोई पूछेगा कि कुल मिला के कै गो पंचवर्षीय योजना बना, तब 12 गो पंचवर्षीय योजना बना। लेकिन जब 12वां पंचवर्षीय योजना आया तो उसी में नरेंद्र मोदी जी का सरकार आता है 2014 में, और ये योजना आयोग को, इस योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और इसके जगह पर कौन आयोग आता है? नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग आता है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एन का मतलब होता है नेशनल। आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में
फुल फॉर्म आता है, आपको नोट करना है, ध्यान से सुनिए। एन मतलब नेशनल, आई मतलब इंस्टीट्यूट होता है, क्या होता है, इंस्टीट्यूट होता है। और टी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग होता है, क्या होता है, ट्रांस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट समझते हैं ना, आई एन इंस्टीट्यूट जो पढ़ने जाते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग आई का होता है इंडिया, क्या होता है, इंडिया। तो याद रखिएगा, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। कहिएगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो नीति आयोग का जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। फिर आपसे पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इतना आप पंचवर्षीय योजना पर याद रखिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि देश का प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला का एक आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विकसित देश में, विकसित देश कहने का मतलब क्या होता है कि वो विकास कर चुका है। अब भारत क्या है, विकासशील देश है, हम विकास कर रहे हैं। अब कोई विकास कर चुका है, जैसे विकसित देश में कौन सब आएगा, अमेरिका आएगा, रूस आएगा, जापान आएगा, ये सब क्या है, विकसित कंट्री है। चीन क्या आएगा, विकसित कंट्री है। लेकिन भारत विकासशील है। तो बोला है कि विकसित देश में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब समझते हैं, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब देखिए, इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म आएगा जो आपको परेशान करेगा, कुछ टर्म आता है जिसका मतलब नहीं समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आप मेरे साथ बने रहिए अच्छे से। आपको कोई बोलेगा ना कि मुद्रास्फीति, क्या बोलेगा, मुद्रास्फीति बोलेगा, तो मुद्रास्फीति को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, महंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया हुआ ना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुका है। तो परीक्षा में ये पूछा गया है कि विकसित देश में, जो विकसित हो चुका है उसके देश में महंगाई का आकलन कैसे किया जाता है। तो विकसित देश में महंगाई का जो आकलन है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे होता है। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो विकसित देश होता है ना, वो महंगाई का आकलन करता है, महंगाई को पता करता है कि कितना महंगाई है, कितना महंगाई नहीं है। वो किस आधार पर डिसाइड करता है, उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक पर। ये उपभोक्ता कितना उपभोग कर रहा है उसके आधार पर करता है। तो 2 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर बोल रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ। तो आपको अभी ना बताया है, पूरा के पूरा पंचवर्षीय योजना चला है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब खत्म हुआ। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना था ना, वो 1997 से लेकर 2002 तक चला था। 1997 से लेकर 2002 तक चला था 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो वही पूछा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुआ। तो 2002 में समाप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये पदेन अध्यक्ष क्या होता है। ये जो पदेन अध्यक्ष है ये क्या होता है, पदेन अध्यक्ष। ये पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है क्या कि कोई कुछ ऐसा पद बना हुआ है कि उस पद पे अगर वो व्यक्ति जाएगा तो कुछ चीज का अध्यक्ष ऑटोमेटिक बन जाएगा।
पद के साथ उसे उस चीज वो पद मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री बनते हैं, हम बहुत सारे चीजों का अध्यक्ष बन जाते हैं, तो क्या हुआ, पदेन अध्यक्ष, यानी जैसे ही आपको पद प्राप्त हुआ, आपको आपने उस पद को प्राप्त किया और आपको बहुत सारा चीजों का आपको प्रभार दे दिया जाएगा, बहुत सारा चीजों का जिम्मेदारी दे दिया जाएगा, बहुत सारे चीजों का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बनते हैं, आपको बहुत सारे चीजों का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष भी आप बन जाइएगा, जैसे ही बनते हैं प्रधानमंत्री, जैसे आप बनेंगे पीएम, तो आप योजना आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिक बन जाएंगे। फिर बन जाएंगे आप क्या, CSIR, यानी सेंट्रल स्टैटिक, CSIR को क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिक इंडियन रिसर्च का CSIR का भी अध्यक्ष आप बन जाइएगा, ऑटोमेटिक बन जाइएगा, CSIR का अध्यक्ष बन जाइएगा। फिर आपको NDP बोले थे ना, NDP नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन देता है, तो NDC का अध्यक्ष बन जाइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाइएगा, क्योंकि अब तो योजना आयोग नहीं है, अब तो नीति आयोग है। तो CSIR का भी बन गए, आप बन गए, नीति आयोग का भी बन गए, आप एगो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी बन गए, एगो बन जाइएगा अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का भी हेड बन जाएंगे आप। तो कुल मिला के अगर जैसे आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप बहुत सारे चीजों का अध्यक्ष ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएंगे, CSIR का अध्यक्ष बन जाएंगे, NDC का अध्यक्ष बन जाएंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएंगे और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष बन जाएंगे। जैसे आप उपराष्ट्रपति बनते हैं, जैसे आप उपराष्ट्रपति बनेंगे तो राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो कुछ सारा पद बनते हैं, आपको कुछ पद का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसे बोलते पदेन अध्यक्ष। तो आपसे पूछा क्या, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। 5 नंबर, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में होगा। जैसे मुद्रास्फीति हम ही समझाए कि अगर महंगाई बढ़ेगा तब कौन किसको फायदा होगा। महंगाई अगर बढ़ता है यानी मुद्रास्फीति बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ेगा यानी महंगाई बढ़ेगा, तो कौन आदमी लाभ में रहेगा। तो ऑप्शन कौन कौन है, देखिए आप, उपभोक्ता यानी जो उपभोग करेगा, निवेशकर्ता जो इन्वेस्टमेंट करता है, व्यापारी जो व्यापार करता है, और एक हो जाएगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी नहीं होगा, इनमें से व्यापारी वर्ग होगा, जो व्यापार करता है। महंगाई बढ़ेगा तो जो व्यापार करता है ना, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इनको व्यापार वाले को, क्योंकि सामान महंगा बिकेगा तो महंगा प्रॉफिट आएगा, तो व्यापार वर्ग को हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्या है, योजना आयोग कब गठित हुआ। तो योजना आयोग 1950 में, बोले थे ना, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। तो उसका आंसर हो गया योजना आयोग। 7 नंबर सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। आपको बोले थे ना कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला था, 4 साल चला था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 1974 से लेकर 78 तक न चला, 79 तक चलना था लेकिन 78 तक चला, तो 1 साल पहले ही खत्म हो गया। तो वही सवाल बोला कि 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 4 है 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979। तो 78 से 79 तक थोड़े है, 78 में समाप्त हो गया। तो वही बोला कि कौन लागू नहीं हो सकता है, तो 74 से 79 लागू नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 79 तक नहीं चला है, 78 तक चला है, क्योंकि इसी समय जनता पार्टी का सरकार बन गया था, इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था। तो जैसे जनता पार्टी का सरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो बोलते हैं कि पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगा, बंद कर दिया। तो 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद
इंदिरा गांधी का सरकार आएगा और फिर पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर बोला है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोड़ दिया गया था। तो 1956, ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक नीति की बात करेगा ना, औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुआ जानते हैं? औद्योगिक का मतलब समझते होंगे, फैक्ट्री वगैरह खोलना। तो औद्योगिक नीति भारत में है ना, कब से शुरू हुआ था? तो पहली बार आया था 1948 में, कहिएगा दूसरी बार कब आया था? तो 1956 में, और तीसरी बार नई औद्योगिक नीति आया था, नई औद्योगिक नीति आया था, और ये आया था 1991 में। और 1991 में ही एक कॉन्सेप्ट आया था, एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? उदारीकरण। पी मतलब होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण मतलब प्राइवेट, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे व्यापार होगा। निजीकरण मतलब प्राइवेट कंपनी को भी मौका मिलना चाहिए व्यापार करने का। उदारीकरण मतलब क्या होता है कि आपको लिबरल रहना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा खतरनाक नियम कानून नहीं बनाना पड़ेगा। आप नॉर्मल नियम दीजिए जिससे कि आसानी से कोई कंपनी खोल ले, बिना कोई टर्म एंड कंडीशन का। टर्म एंड कंडीशन देना है लेकिन मिला जुला के देना, इतना खतरनाक एकदम रूल नहीं बना देना है जिससे कि कोई कंपनी न खोले। तो 1991 में जब पीएम कौन था? 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कौन थे? मनमोहन सिंह थे, यही एलपीजी कॉन्सेप्ट लाए थे। एलपीजी यानी कि उदारीकरण मतलब क्या होगा कि आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा, किसी कंपनी को आने का मौका मिलना चाहिए, उनको बिना कोई टर्म एंड कंडीशन के व्यापार करने दिया जाए, निजी प्राइवेट लोगों को भी मौका दिया जाए, तब देश तरक्की करेगा। और ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे व्यापार करिएगा तब जाके देश तरक्की करेगा। तो अभी तक औद्योगिक नीति 3 बार आया है, पहली बार 1948 में, दूसरी बार 56 में, तीसरी बार 1991 में। और 1956 में जब आया था तो उस समय क्या बोला है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्व दिया गया था, यानी सरकारी चीजों पर ध्यान दिया गया था, निजीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया था। निजीकरण को बढ़ावा 1991 से मिला है। 1956 में केवल सरकारी चीजों को बढ़ावा मिलता था, केवल आपको सार्वजनिक क्षेत्र के चीजों को बढ़ावा दिया जाता था। सार्वजनिक कहे तो सरकारी होता है, तो केवल सरकारी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन 1991 में निजीकरण को भी बढ़ावा दिया जाने लगा, प्राइवेट चीजों को भी दिया जाने लगा। तो याद रखिएगा, एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। 9 नंबर सवाल देखिए, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होता है। अरे आपको मालूम है ना, वित्त मतलब क्या होता है? बजट। अब बजट हर साल आता है, हर साल आता है ना बजट। बजट कब कब आता है? अब बजट साल भर में एक बार आता है। जो बजट है ना, एक साल पे आता है, यानी वर्ष भर में आएगा। किसमें? वर्ष भर में। कोई बोलेगा कि बजट का काल बताइए, बजट का काल बताइए, तो आप कहिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न, नोट कर लीजिए। कोई बोलेगा बजट का काल बताओ, कब से कब तक बजट का काल का समय रहता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे एक साल। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे एक साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है बजट में। अब बजट पेश कौन करता है? तो बजट पेश करता है हमारे देश का वित्त मंत्री। कौन मंत्री? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि बजट है ना, वर्ष भर में पेश किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा वर्ष भर। 4 नंबर,
अगला है कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, क्यों? भारत में आर्थिक विकास नहीं हो पाया। आर्थिक विकास मतलब भारत का तरक्की नहीं हो पाया। क्यों नहीं तरक्की हो पाया? क्या कारण था कि भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया? तो ऑप्शन दिया हुआ है, अनियोजित औद्योगिकरण के कारण, पश्चाताप सामाजिक विचार भाव के कारण, खराब अव्यवस्था सुविधा के कारण। बात सही है, हमारे यहाँ पे है ना व्यवस्था सही नहीं था, हमारे यहाँ खराब व्यवस्था था, हमारे यहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं था। यही कारण है कि हमारे भारत का आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाया। किस वजह से? खराब आर्थिक व्यवस्था के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर बिल्कुल हो जाएगा। 11 नंबर आइए, केंद्रीय सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? राजस्व का मतलब होता है टैक्स। सबसे ज्यादा टैक्स किससे मिलता है सरकार को? सरकार को हमारा जो केंद्रीय सरकार है, हमारा जो मोदी जी वाला सरकार है, केंद्रीय सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कथी से मिलता है? तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी से मिलता है। किससे? जीएसटी से मिलता है। किससे? जीएसटी से मिलता है। और आपको मालूम है कि जीएसटी भारत में कब जोड़ा गया? जीएसटी भारत में कब लाया गया था? तो बोलिएगा 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। तो इसीलिए जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। फिर पूछेगा कि सर ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जी का मतलब होता है गुड्स, गुड्स होता है। एस मतलब होता है सर्विस, क्या होता है? सर्विस। और टी का मतलब होता है टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में होता है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। कोई पूछेगा कि जीएसटी भारत में सबसे पहले कौन राज्य में लागू हुआ? जीएसटी भारत में सबसे पहले कौन राज्य में लागू हुआ? तो आप कहिएगा सबसे पहले असम में लागू हुआ। कहाँ? असम, आसाम में, आसाम में लागू हुआ। कहाँ पे लागू हुआ? जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुआ। कहाँ? असम में लागू हुआ। कोई बोलेगा कि जीएसटी में कै गो नंबर होता है? कुल कै गो अंक का जीएसटी नंबर होता है? तो 15 गो अंक होता है। जीएसटी में कै गो अंक? तो 15 गो अंक होता है। जीएसटी नंबर लेंगे ना, जब आप लाइसेंस लेंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, तो आपको 15 गो अंक मिलेगा जीएसटी में। ठीक है। फिर बोलेगा कि जीएसटी जब जोड़ा गया भारत में तो कौन सा संविधान संशोधन था? क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज जोड़ा जाता है ना तो संविधान में संशोधन होता है। तो 101वां नंबर का संशोधन था। 101 101वां नंबर का संशोधन किया गया था। 101 संशोधन। अभी तक भारत में कुल मिला के 106 बार संशोधन हो चुका है और वह 101 संशोधन जीएसटी था। फिर पूछेगा कि जीएसटी शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो कहिएगा 279 के ए में है। 279 का ए, 279 के ए में जीएसटी शब्द का उल्लेख है। जीएसटी शब्द का उल्लेख 279 के ए में लिखा हुआ है जीएसटी। फिर बोलेगा कि जीएसटी कितना कितना परसेंट होता है? तो जीएसटी 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है। तो 0%, 5%, 12%, 18% ये सब जीएसटी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है उसका आंसर दे दीजिए। केंद्रीय सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति वही जीएसटी, यानी ऑप्शन नंबर 4 उत्पाद शुल्क। जीएसटी को बोलते उत्पाद शुल्क, यानी वस्तु पर लगने वाला शुल्क, प्रोडक्ट पे लगने वाला शुल्क। तो जीएसटी इसका आंसर हो जाएगा
कौन हो जाएगा? उत्पाद शुल्क। कौन हो जाएगा? उत्पाद शुल्क। अगला 12 नंबर, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, देखिए योजना आयोग में एगो अध्यक्ष होता है। योजना आयोग में क्या होता है? एक होता है अध्यक्ष। योजना आयोग में क्या होता है? योजना आयोग लिखिएगा, योजना आयोग। पहले पूछेगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, बोलिए तो। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब? तो 15 मार्च 1950 को। फिर कहेगा कि पहली बार जब योजना आयोग बना था तो पहली बार योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्योंकि प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। फिर बोलेगा कि पहली बार योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? एगो अध्यक्ष होता है, एगो उपाध्यक्ष होता है। तो पहली बार उपाध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा है। तो पहला योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ये जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, इनका जो पावर होता है, इनका जो पद होता है, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। समकक्ष के मतलब होता है बराबर। समकक्ष के मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जानते हैं ना, जो केंद्र में मिनिस्टर रहता है, जो देश में मिनिस्टर रहता है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, पर्यावरण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ। जीतनराम मांझी लघु और कुटीर उद्योग मंत्री है। जीतनराम मांझी लघु और कुटीर उद्योग मंत्री है, तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो अभी वर्तमान में 30 को कैबिनेट मिनिस्टर होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर का जितना पावर होता है उतना ही पावर योजना आयोग के उपाध्यक्ष को होता है। तो वही पूछा आपसे 12 नंबर कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होगा? तो आप कहिएगा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कैबिनेट मिनिस्टर के समकक्ष होता है। चलिए 13 नंबर सवाल में आइए। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन देखिए, बोले ना इकोनॉमिक्स में ऐसा ऐसा टर्म आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझाएंगे, आप थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपका दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है अवमूल्यन? एक होता है अवमूल्यन। देखो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि अपना मूल्य कम कर देना। मूल्य कम कर देना, मूल्य कम कर देना। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि अभी मेरा मूल्य, जैसे मान लीजिए इस कलम का दाम अभी 5 रुपया है, हम इसका दाम घटा देंगे, बोलेंगे 4 रुपया हो गया, तो हम अपना वैल्यू क्या कर दिए? कम कर दिए। तो जैसे क्या होता है कि अवमूल्यन जब होगा ना देश में, जैसे मूल्य की कमी होगा, माने अपना पैसा का दाम घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में अमेरिका का $1, अभी $1 अमेरिका का $1 का कीमत भारत का 85 रुपया मान लो। मान लीजिए कि भारत में $1 अमेरिका का आदमी आएगा $1 लेके, तो भारत में 85 रुपया का सामान खरीदेगा। क्या रुपया के? 85 रुपया के सामान किनेगा। लेकिन हम अवमूल्यन कर दे, मूल्य अपना पैसा का मूल्य घटा दे,
अपना पैसा का वैल्यू घटा दे, तो अगर हम बोल दे कि भाई अब $1 लेके आइएगा ना, तो हम 90 रुपया का सामान देंगे आपको। कितना दे देंगे? 90 रुपया। यानी $1 का कीमत क्या रुपया? 90 रुपया कर दिए। हम बोले क्या कि पहले $1 लेके आता था तो 85 रुपया का सामान मिलता था, लेकिन हम अपना पैसा का दाम क्या कर दिए? वैल्यू कम कर दिए। अपना पैसा का जो वैल्यू था उनका डाउन कर दिए, रेट घटा दिए। अब हम $1 लेके आएगा तो 90 रुपया का सामान देंगे उसको। पहले $1 लेके आ रहा था तो 85 का दे रहे थे, अब $1 लेके आएगा तो 90 रुपया का सामान लेके जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना पैसा का जो वैल्यू है ना, हमारे पैसा का जो मूल्य है वो घटा दिए हैं। और जैसे ही पैसा का मूल्य घटेगा तो निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात मतलब होता है कि बाहर से लोग अपने यहाँ आएगा व्यापार करने। आयात का मतलब क्या होता है कि हम लोग, आयात मतलब क्या होता है कि हम लोग मंगाते हैं कोई चीजों को, और निर्यात मतलब क्या होता है? हम लोग बेचेंगे। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब क्या होता है कि हम लोग सामान बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे। एक होता है आयात, तो आयात में सामान खरीदेंगे। क्या करेंगे? खरीदेंगे, इसमें खरीदते हैं। निर्यात को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। आयात को बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। तो आयात में वस्तु मंगाया जाता है और निर्यात में वस्तु बेचा जाता है। निर्यात में वस्तु बेचा जाता है, भगाया जाता है। तो जैसे ही अपना मूल्य घटाएंगे ना, तो आयात बढ़ेगा कि निर्यात बढ़ेगा? जैसे हम अपना पैसा का, जैसे पहले $1 का कीमत 85 रुपया था, अब $1 का कीमत 90 रुपया हम कर दिए। मतलब क्या होगा कि जो अमेरिकन डॉलर जिनके पास रहेगा वो भारत में सामान ज्यादा खरीदेगा। क्या बोलेगा कि पहले 85 का मिल रहा था, अब तो 90 रुपया के हमको सामान मिल रहा है, तो वहां चलो हमें भी खरीदते हैं। तो अवमूल्यन इसलिए किया जाता है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके। क्या बढ़ाया जा सके? निर्यात बढ़ाया जा सके। तो भारत है ना, अभी तक अपन पैसा का वैल्यू 3 बार गिरा चुका है। कितनी बार? 3 बार। अपना पैसा का दाम भारत कितनी बार गिरा चुका है? 3 बार गिरा चुका है। यानी भारत कितनी बार अवमूल्यन कर चुका है? 3 बार कर चुका है। कहिएगा कब कब कर चुका है? तो पहली बार 1949 में किया था, दूसरी बार 1900, तीसरी बार तो 1991 में किया था, तीसरी बार 1991 में किया था, और दूसरी बार 1966 में किया था। याद रखिएगा। तो भारत अभी तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन कर चुका है? 3 बार। 1949 में, 1966 में, 1991 में। अब अवमूल्यन क्यों करते हैं? निर्यात को बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक अपना सामान बेच सके। अब कोई पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अवमूल्यन कौन करता है? अपना पैसा का वैल्यू कौन गिराता है? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अवमूल्यन करता है चीन। कौन करता है? चीन देश करता है। चीन है ना, सबसे ज्यादा अपना पैसा का रेट घटाता है। यही कारण है कि चीन आज के डेट में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाला देश है। जब भी देखता है सामान नहीं बिक रहा है तो रेटे घटा देगा बहुत ज्यादा, फिर सामान जल्दी जल्दी बिकने लगता है, क्योंकि वो उत्पादन भी बहुत ज्यादा करता है, तो अवमूल्यन भी करता है, तो बेच लेता है और पैसा बहुत ज्यादा कमा लेता है। तो इतना याद रखिएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मूल्य में कमी। मूल्य में कमी नहीं, पहले $1 में 85 का सामान देते थे, अब $1 में 90 का सामान देते हैं, तो मूल्य में क्या हो गया? गिरावट हो गया है। तो इसका आंसर हो गया मूल्य में कमी। नेक्स्ट 14 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था। अरे बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा? ना हम व्यापार करेंगे, ना हम कोई सामान बेचेंगे, ना कोई सामान खरीदेंगे। तो बंद अर्थव्यवस्था है। आयात भी नहीं करेंगे और न निर्यात करेंगे, न सामान बेचेंगे, न सामान मंगाएंगे। तो वो क्या हो गया? बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। तो उसका आंसर हो जाएगा आयात निर्यात बंद। तो 14 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, आयात निर्यात बंद हो जाएगा।
15 नंबर देखो, निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है। अरे मान लो तो लघु उद्योग है, लघु मतलब छोटा छोटा उद्योग रखे हुए हैं आप, फैक्ट्री रखे हुए हैं छोटा छोटा, मतलब बहुत बड़ा लेवल पे फैक्ट्री आपका नहीं है, छोटा छोटा फैक्ट्री है। तो उनके साथ समस्या क्या है, पूंजी का अभाव है। बात सही है, पूंजी का अभाव है तभी ना छोटा छोटा फैक्ट्री खोले हुए हैं, तो बहुत बड़का फैक्ट्री नहीं खोल लेते। तो हमें हमारे पास क्या है, मूल्य का अभाव है। दूसरा, विपणन जानकारी का अभाव है। विपणन का मतलब क्या होता है, नया नया टेक्नोलॉजी हमारे पास पता नहीं है, तभी तो छोटा हमारा उद्योग है, बड़ा उद्योग नहीं है। किस लिए, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास अलग से कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो वो भी सही है। कच्चे माल का अभाव, भाई कच्चा माल हमारे पास रहेगा तब ना हम बड़ा बिजनेस करेंगे, हमारे पास तो छोटा छोटा उद्योग है, तो थोड़ा थोड़ा हमारे पास कच्चा माल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। लघु उद्योग वाले को ये तीनों समस्या है, पूंजी का अभाव है, विपणन का भी समस्या है, और कच्चे माल का भी अभाव है। तो तीनों सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। 16, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। प्रत्यक्ष कर का मतलब समझते हैं, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि सरकार जिस पर टैक्स लगाएगा उसी को भरना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष कर, मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि सरकार जेकरा पर टैक्स लगाएगा उसी को भरना पड़ेगा, कोई दूसरा भरने नहीं आएगा। आप पर अगर हम टैक्स लगाए हैं तो आप ही को आके भरना पड़ेगा टैक्स। जैसे आयकर, आयकर का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, आप पैसा कमाइएगा तो टैक्स कौन भरेगा। अगर आप 10 लाख 20 लाख महीना का कमा रहे हैं, साल का 20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो आपको अपने इनकम पे क्या देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं आयकर, अपने इनकम पे लगने वाला टैक्स आयकर होता है। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। फिर एक होता है क्या, उपहार कर। उपहार कर, उपहार कर क्या होता है कि अगर आप कोई गिफ्ट जीते हैं, कोई इनाम जीते हैं, कोई आपने कोई खेल खेला है उसमें पैसा जीत गए हैं, कोई आप जैसे मान लेते हैं कि ड्रीम 11 मैचेज खेल रहे हैं और 1 करोड़ रुपया जीत गए, तो 1 करोड़ जीतिएगा आप, तो टैक्स किससे लेंगे, आप ही से ना लेंगे। तो इसीलिए देखते हैं 1 करोड़ रुपया ड्रीम 11 पे जीतता है और 30 लाख रुपया टैक्स से कट जाता है, 17 लाख रुपया आता है। तो एक तरह से वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अरे भाई, अगर हमसे आप कोई खेल खेले हैं, कोई उपहार गिफ्ट, मान लो हम आपको 1 करोड़ का कोई 1 करोड़ रुपया हम उपहार में आपको दिए, तो आपको 1 करोड़ पे सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो उपहार कर भी क्या है, ये इनकम टैक्स है। तो आयकर, उपहार कर, और क्या होता है, और क्या होता है बताइए, और होता है संपत्ति कर। मान लेते हैं आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास संपत्ति मान लेते हैं 20 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो टैक्स कौन भरेगा, आप ही ना भरिएगा। तो आयकर हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सब कौन टैक्स है, प्रत्यक्ष टैक्स है। लेकिन अगर बोलेगा एक होता है अप्रत्यक्ष टैक्स, ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स में पहला तो आएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखते हैं ना कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो सरकार तो टैक्स मारा दुकानदार पे, लेकिन दुकानदार भरा नहीं भरा, वो हमसे टैक्स लेके सरकार को भर देता है। तो ये एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद सीमा शुल्क, आप कोई भी रोड, आप मान लेते हैं कोई बॉर्डर इलाका में आप इस राज्य से उस राज्य कोई सामान ट्रांसफर करते हैं, इस देश से उस देश ट्रांसफर करते हैं, तो सीमा पर टैक्स लेता है कि नहीं लेता है, जो बॉर्डर इलाका होता है वहां पे टैक्स लेता है। तो सीमा शुल्क ये भी क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो आपसे क्या पूछा है बताइए, 16 नंबर, कौन प्रत्यक्ष कर है, तो आयकर हो गया, आयकर प्रत्यक्ष कर है। 17, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक की संख्या कितना है, तो भारतीय स्टेट बैंक के 7 गो अनुषंगी बैंक है। कै गो, 7 गो, मतलब भारतीय स्टेट बैंक के साथ में 7 गो बैंक काम करता है। कितना बैंक, 7 गो बैंक काम करता है। एसबीआई के बारे में आप क्या जानते हैं, एसबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ बताइए,
एसबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ है? बताओ, एसबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ है? तो एसबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ है? तो कहिएगा एसबीआई ना। पहले तो इसका बताइए, समिति ध्यान में नहीं आ रहा है, पहले बताइए एसबीआई का स्थापना कब हुआ? तो एसबीआई का स्थापना हुआ था कब बताइए? तो इस एसबीआई का स्थापना हुआ था, आप बोलेंगे कि 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का पुराना नाम क्या है बताइए? पुराना नाम इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक इनका नाम है। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक में कई गो बैंक मिला के बनाया गया था इंपीरियल बैंक? तो 3 गो। एगो बना था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता। एगो बना था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। एक बना था बैंक ऑफ, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ मुंबई। तो 3 गो बैंक मिलके इंपीरियल बैंक बना था। इंपीरियल बैंक बनने से पहले कई गो बैंक था? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई। ये तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम है इंपीरियल बैंक। 1921 में बना था। इंपीरियल बैंक कब बना? 1921 में बना। और फिर यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर एसबीआई बन गया। एसबीआई कब बन गया? 1 जुलाई 1955 को। इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और एसबीआई पूरे भारत में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये, भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये, भारत का सबसे बड़ा बैंक है कौन? एसबीआई। हमको लगता है एसबीआई का स्थापना गोरे वाला समिति पे हुआ था। गोरे वाला समिति, गोरे वाला समिति, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन हम थोड़ा सा डाउट में है, हम बता रहे हैं लेकिन हमको याद आ रहा है कि गोरे वाला समिति होना चाहिए। एसबीआई का स्थापना गोरे वाला समिति के सिफारिश पर हुआ था। कौन समिति? गोरे वाला समिति। कौन समिति? गोरे वाला। एसबीआई का पूरा फुल फॉर्म जानते हैं ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना भी याद रखिएगा कि इंपीरियल बैंक कब बना? 1921 में। कौन कौन बैंक मिला के? तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। परीक्षा में पूछ देगा कि बैंक ऑफ कलकत्ता कब बना था? बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना था। ये बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक कब बना? तो 1806 में बना था। कोई कहेगा कि बैंक ऑफ मुंबई कब बना था? तो 1840 में बना था। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में और बैंक ऑफ मुंबई 1840 में। और तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना 1921 में। और फिर यही बैंक आगे जाके एसबीआई बन गया 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक, और फिर बोलेगा इंपीरियल बैंक का नया नाम तो एसबीआई। कुछ भी पूछे आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कैनवेट क्या है? कैनवेट क्या होता है? ये कैनवेट क्या है? उतारिए इसको पहले, इसको पहले आप उतारिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक से। कैनवेट क्या है?
तो कैनवेट का मतलब समझिए, कैनवेट क्या है? कैनवेट, कैनवेट क्या है? यानी CEN लिखा हुआ है, CEN लिखा हुआ है, कैनवेट। कैनवेट का मतलब क्या होता है? देखो, CEN से होता है सेंट्रल, CEN से क्या होता है? सेंट्रल होता है। क्या होता है? सेंट्रल होता है। क्या होता है? सेंट्रल। और V से होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। और A से क्या होता है? एडेड। क्या होता है? एडेड। और T से क्या होता है? टैक्स। इसको बोलेंगे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो सेनवैट लिखा हुआ है ना, सेनवैट, तो CEN से हो गया सेंट्रल, और V से वैल्यू, वैल्यू मतलब ओकर दाम, A मतलब एडेड मतलब जोड़ देना, और T मतलब टैक्स। मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट से, जैसे कोई माने साबुन बन गया, जैसे कुछ भी कोई प्रोडक्ट बन गया, शैम्पू बन गया, साबुन बन गया, चॉकलेट बन गया, बिस्कुट बन गया, फेयर एंड लवली क्रीम बन गया, पंखा बन गया, डिश टीवी बन गया, कुछ भी बन गया, तो उस पर क्या होता है कि सेंट्रल अपना चार्ज जोड़ता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे ना, तो उस पर लिखा रहेगा स्टेट, बिहार सरकार, स्टेट सरकार का उसमें पैसा ऐड रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा ऐड रहेगा। तो उसी, अगर कोई प्रोडक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ऐड कर दिया है, उसे बोलते हैं सेन वैट। सेन वैट को हिंदी में बोलते, मतलब किस पे लगने वाला है? इसको बोलेंगे परोक्ष कर। कौन कर? परोक्ष कर बोलते हैं, परोक्ष कर बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? परोक्ष कर हो जाएगा, यानी परोक्ष कर की दर है। सेनवेट में क्या हो गया कि सेंट्रल यानी केंद्रीय सरकार अपना पैसा उस वस्तु पे ऐड कर दे, उसे सेनवेट कहते हैं। उसे बोलते हैं परोक्ष कर, अपना से पैसा डायरेक्टली रूप से उस पे ऐड कर दिया गया। तो सेनवेट क्या है? परोक्ष कर है, यानी डायरेक्ट कर है। अगला, वंदे मातरम योजना किसके लिए? वो वंदे मातरम नहीं है जो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है, वो वंदे मातरम नहीं है। ये वंदे मातरम योजना है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया था। ये जो वंदे मातरम योजना है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया था, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए चलाया गया था योजना। 20 नंबर, एलजी कहाँ की कंपनी है? तो एलजी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। एलजी जो कंपनी है ना, एलजी का फ्रिज लेते हैं, एलजी का टीवी लेते हैं, ये जो एलजी कंपनी है ना, बोलते एलजी का मोबाइल ले लेते हैं आप, एलजी का टीवी लेते हैं, एलजी का फ्रिज लेते हैं, एलजी का गोदरेज लेते हैं। तो एलजी कहाँ की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कहाँ के? दक्षिण कोरिया का कंपनी है। और सैमसंग भी यही का है। सैमसंग भी कहाँ का है? सैमसंग। तो सैमसंग भी दक्षिण कोरिया का कंपनी है। दक्षिण कोरिया का कंपनी कौन है? सैमसंग। और वो सोनी होता है ना, सोनी कंपनी, तो सोनी कंपनी जापान का कंपनी है। कहाँ का? जापान का कंपनी है सोनी। तो एलजी दक्षिण कोरिया, सैमसंग दक्षिण कोरिया, और सोनी जापान का कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे बढ़िए, 23 नंबर, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री है जो राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए थे? तो वो थे BKR राव, जो राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए थे, यानी राष्ट्रीय आय पर अपना पहले से अनुमान दिए थे। वो कौन थे? BKR राव। कोई पूछेगा कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय देने वाले कौन थे? वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय कौन दिए थे? वही दिए थे बी, क्या लिखा है, नाम क्या है उसका? उसका नाम है BKR राव। BKR राव। तो BKR राव वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय देने वाले यही थे। कोई पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय देने वाले कौन थे? तो भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देने वाले कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा
भाई नौरोजी थे। तो भारत में पहला बार राष्ट्रीय आय देने वाले कौन? भारत में पहला बार राष्ट्रीय आय देने वाले कौन? दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय देने वाले कौन? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का एक किताब है, इसका नाम है, जिसका नाम है क्या कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो इन्हीं का दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी पहली बार प्रति व्यक्ति आय दिए थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी पहली बार प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब समझते हैं पूरे भारत में एक आदमी कितना कमाता था। तो दादा भाई नौरोजी जी का मानना था कि भारत का हर व्यक्ति एक साल में 20 रुपया कमाता है। दादा भाई नौरोजी का क्या कहना था कि एक साल में एक आदमी 20 रुपया कमाता है। एक साल में एक आदमी कितना रुपया कमाता है? 20 रुपया कमाता है। तो प्रति व्यक्ति आय देने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय देने वाले कौन? दादा भाई नौरोजी। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय देने वाले कौन? VKRV राव। और राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी काम कौन किए थे? वही VKRV राव। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का एक बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। एकाधिकार, एकाधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोपोली। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। एकाधिकार में क्या होगा कि एक के आदमी सामान बेचने वाला रहेगा। जैसे कोई मान लेते हैं कि कोई मार्केट है और उस मार्केट में एगो किसी चीज का दुकान है और उसके उस चीज का दुकान और कोई है ही नहीं, एकलौता एक आदमी उस सामान को बेच रहा है। तो वो मन मुताबिक पैसा लेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भाई और भी कोई कंपटीशन में कोई और दुकान वाला रहेगा तब ना आप इसमें नहीं लेके वो में ले लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक के वो आदमी है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा सामान है जिसका पूरे मार्केट में एक ही व्यक्ति का दुकान है, वो वाला जो प्रोडक्ट आपको चाहिए पूरे मार्केट में और किसी के पास वो दुकान है ही नहीं, तो वो मोनोपोली करेगा, एकाधिकार करेगा। जितना मन करेगा उतना पैसा वो लेगा। जैसे आज के टाइम में अगर जियो वाले, जैसे जियो जो कंपनी है पूरे भारत में एक ही वो जियो का कंपनी रहेगा सिम वाले में, और कि सब का नेटवर्क बंद हो जाए, जैसे एयरटेल, वोडा, आइडिया जितना कंपनी है वो सब बंद हो जाए और केवल खाली जियो कंपनी रहे, तो क्या करेगा? मोनोपोली करेगा। बोलेगा 1000 रुपया महीना का रिचार्ज है, कराना है कराओ, नहीं कराना है बाहर में जाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं ना रहेगा। लेकिन अभी क्या है, एयरटेल वाला भी है, जियो वाला भी है, तो जियो से आप एयरटेल में चल जाइएगा, एयरटेल से जियो में चले आइएगा, तो उतना मोनोपोली नहीं कर पाएगा, उतना एकाधिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एगो कंपनी रहेगा तो उसका एकाधिकार चलेगा। और एकाधिकार में क्या होगा कि दुकानदार एगो रहेगा, यानी बेचने वाला एगो और खरीदने वाले बहुत रहेगा, तो विक्रेता एगो रहेगा। विक्रेता क्या रहेगा? एक। क्रेता बहुते रहेगा। क्रेता मतलब खरीदने वाला, वो बहुत रहेगा। तो बेचने वाला जब एगो रहेगा उसी को बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। तो इसका आंसर मान लीजिए ना, एकाधिकार। एकल क्रेता नहीं, अनेक विक्रेता नहीं, एकल विक्रेता, हाँ एकल विक्रेता होगा। तो एकाधिकार का अर्थ होगा एकल विक्रेता, ऑप्शन नंबर 3। फिर 23 नंबर है मॉडरेट है। तो मॉडरेट क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये भी होता है जीएसटी पे लगने वाला, उत्पाद पे लगने वाला मॉडरेट होता है। मॉडरेट क्या होता है? वही मॉडरेट, MODVAT। मॉडरेट का मतलब होता है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अब वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी पे लगता है,
उत्पाद शुल्क पे लगता है, मोड वैट, तो वो हो जाएगा उत्पाद शुल्क, याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्या है, ओरल बी क्या है, ओरल बी, अरे टूथ ब्रश है कि ना, आप कोलगेट खरीदते हैं, क्लोजअप खरीदते हैं, कोलगेट खरीदते हैं, दंत मंजन खरीदते हैं, उसी प्रकार ओरल भी एक टूथ ब्रश होता है जो मुंह धोने वाला दवाई होता है। ओरल भी क्या है, टूथ ब्रश होता है। क्या होता है, टूथ ब्रश, अभी मार्केट में मिलता है ओरल भी। आप जाइएगा कि ओरल भी मांगिएगा, दे देगा आपको, वो टूथ ब्रश होता है, मुंह धोने वाला दवाई होता है। 25 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। ये भारत कृषि प्रधान देश है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे हर लोग कृषि पर डिपेंड करता है, तो भारत का राष्ट्रीय आय किससे मिलेगा, कृषि से मिलेगा। अगला 26 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी कौन है। आपको बताए थे कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है, योजना आयोग, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीपी, नेशनल डेवलप सॉरी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो वही सवाल बोला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीबी, जिसका स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 26 नंबर का दो आंसर हो जाएगा। 27, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब आया, 1991 में नहीं बोले थे, ये औद्योगिक नीति 3 बार, 1948 में, 1956 में, 1991 में, और 1991 में मनमोहन सिंह एलपीजी लेके आया था, तो वही आंसर हो जाएगा 1991। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है, देखिए भारत में 3 तरह का कंपनी है, भारत में कितने तरह का कंपनी है, 3 तरह का कंपनी है। एक होता है कौन, एक होता है महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, एक होता है नवरत्न कंपनी, एक नवरत्न कंपनी होता है, एक होता है मिनी रत्न कंपनी। कौन कंपनी, मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनी आज के टाइम में 13 गो है, कै गो, 13 गो है। महारत्न कंपनी कै गो है, 13 गो है, और नवरत्न कंपनी कै गो है, तो 14 गो है, और मिनी रत्न कंपनी बहुत सारा है। मिनी रत्न कंपनी का हुआ, 1 मिनट रुकिए, ये 74 गो है। ये डाटा आगे पीछे होते रहता है, तो आप आगे पीछे देख लीजिएगा गूगल करके, 1-2 गो आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो भारत में 3 तरह का कंपनी होता है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, एक होता है मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी 74 गो है, अभी के डाटा के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे भी होते रहता है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो नवरत्न का मतलब क्या होता है, 9 गो रत्न नहीं, देखो यहाँ बोले ना नवरत्न, नवरत्न का मतलब ये नहीं कि 9 गो जड़ी बूटी से बना हुआ है, वो कंपनी नहीं है। 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ये भी नहीं है। ये अगर केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को दिया गया दर्जा, ये दर्जा मिला हुआ है कि नवरत्न कंपनी 14 गो है। यह कंपनी होता है, न कि नवरत्न तेल जड़ी बूटी सब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्या नंबर, 3 नंबर। अब महारत्न कंपनी 13 गो है, इसका 13 के 13 कंपनी ग्रुप में भेज दिए हैं, अच्छे से देख के और नोट्स बना लीजिएगा। अगला मोड रेट, अभी ना पढ़े थे मोड रेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, वो क्या है, वस्तु उत्पाद पे लगने वाला शुल्क है, तो 29 का 1 हो जाएगा। 30 नंबर, कर संरचना संबंधित सुधार के लिए कौन समिति, तो चिलैया समिति। कर यानी टैक्स के लिए कौन समिति बना था, तो टैक्स के लिए कौन समिति, तो चिलैया समिति। कौन समिति, चिलैया समिति। और नरसिम्हन समिति का संबंध कथी से है, नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। किससे, बैंकिंग सुधार। तो ये भी याद रखिएगा कि टैक्स संबंधित कौन है, चिलैया समिति, लेकिन नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन और टैक्स सुधार के लिए चिलैया, ये भी याद रखना है आपको।
एक होता है मिशन इंद्रधनुष, एक होता है कौन, मिशन इंद्रधनुष समिति। तो ये टीकाकरण से है, वैक्सीनेशन से है, टीकाकरण। तो मिशन इंद्रधनुष 7 गो बीमारी के लिए एक टीका बनाया गया था, जिसे वो बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण के लिए है। तो इसको याद रखिएगा। सीधे इंद्रधनुष कहेगा ना तो बैंकिंग सुधार, सीधे इंद्रधनुष कहेगा, सीधे इंद्रधनुष कहेगा तो बैंकिंग सुधार हो जाएगा। इंद्रधनुष, सीधे इंद्रधनुष कहेगा तो बैंकिंग सुधार, लेकिन मिशन इंद्रधनुष कहेगा तो टीकाकरण हो जाएगा, और सीधे इंद्रधनुष कहेगा तो बैंकिंग सुधार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपको मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंबई, मुंबई हो जाएगा। और मुंबई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? मुंबई, जिसे बोलते हैं बीएसपी। क्या होता है? तो चलिए उस पर हम क्लास लेंगे। तो ऐसा कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसए होता है, बीएसए, बी से होता है बॉम्बे, एस मतलब होता है स्टॉक, ए मतलब होता है एक्सचेंज। इसको बता के लिख देते हैं। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, अरे शेयर मार्केट में यूज किया जाता है, वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसए। एशिया का सबसे पहला कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का ये है, भारत का होता है। तो भारत का बोलेगा कि भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? भारत का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो कहिएगा बीएसए। बीएसए का मतलब क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज, बीएसए होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यही है, जो कि एशिया का सबसे पहला है। क्या है? एशिया का सबसे पहला भारत का स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो सूचकांक होता है ना, इसका जो सूचकांक होता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स होता है ना, कहते हैं कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, शेयर मार्केट का दाम बढ़ रहा है, शेयर मार्केट का दाम गिर रहा है, तो वही होता है सेंसेक्स। तो बोलेगा भारत का सेंसेक्स कौन है? तो यही हो जाएगा। तो उसका बम्बई आंसर मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर कभी डिटेल में और क्लास लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन दवा की कंपनी नहीं है? तो कैडिला, प्रोकाइजर, सेवरॉन, रैनबैक्सी। तो सेवरॉन हो जाएगा, सेवरॉन। कैडिला है, प्रोकाइजर है, सेवरॉन नहीं हो जाएगा। तो 32 का सेवरॉन हो जाएगा। सेवरॉन ऊर्जा कंपनी है। बाकी सब कौन कंपनी? दवाई का कंपनी है। कैडिला दवाई का कंपनी, प्रोकाइजर दवाई का कंपनी, रैनबैक्सी दवाई का कंपनी, लेकिन सेवरॉन ऊर्जा कंपनी है। सेवरॉन क्या है? ऊर्जा, मतलब बिजली देता है, ऊर्जा। सेवरॉन क्या करता है? ये जो सेवरॉन है ना, ये ऊर्जा कंपनी है, ये अमेरिका का कंपनी है, यूएसए अमेरिका की कंपनी है, ऊर्जा कंपनी है, बिजली देता है ये। बाकी सब दवाई का कंपनी है। आगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है बताइए? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। डॉक्टर बी कुरियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। 34, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक का स्थापना कौन किया था? तो मोहम्मद यूनुस किया था। कौन किया था? मोहम्मद यूनुस किया था। ग्रामीण बैंक का स्थापना कौन किया था? मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक की स्थापना करने वाले कौन? गांव में देखते होंगे ना, गांव में एक ग्रामीण बैंक होता है, ग्रामीण बैंक होता है, इसे बोलते हैं रूरल, आरबी रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्या बोलते हैं उसको? आरआरबी बोलते हैं, रूरल छोड़िए, ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक का स्थापना कौन किया था?
द ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश का अर्थशास्त्री है। कहां का? बांग्लादेश का अर्थशास्त्री है। ये बांग्लादेश का अर्थशास्त्री है कौन? मोहम्मद यूनुस। उन्होंने ग्रामीण बैंक का स्थापना किया था कब? तो 1974 में। कब किया था? सॉरी 1975 में। 1975 में। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में मोहम्मद यूनुस किए थे, जो बांग्लादेश का अर्थशास्त्री है। कहां का अर्थशास्त्री है? बांग्लादेश का अर्थशास्त्री है। अगला 35 नंबर, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? रिसर्च इन मोशन तो ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का मोबाइल आता था, तो कंपनी रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी से संबंधित है। 36, भारत कृषि का भारतीय जीडीपी में बहुत कम योगदान है, लगभग 12% योगदान है। तो 36 का 3 आंसर हो जाएगा। 37, आयात निर्यात पर लगने वाला कर, तो वो आयात निर्यात यानी सामान मंगवाना और सामान बेचना, तो सीमा पर न लगता है, सीमा शुल्क लगेगा। तो आयात और निर्यात पे कौन शुल्क लगेगा? आयात और निर्यात। अरे कोई सामान बेचिएगा या कोई सामान खरीदिएगा तो बॉर्डर पार करके ना खरीदिएगा। दूसरे देश में सामान बेचने के लिए सीमा पार करना पड़ेगा, या दूसरे देश से सामान मंगाने के लिए सीमा पार करना पड़ेगा। तो आयात निर्यात पर कौन कर लगेगा? बताओ। आयात निर्यात पर सीमा शुल्क लगेगा। कौन शुल्क? सीमा शुल्क लगेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। अगला 38 नंबर, वह दर जिस पर भारतीय बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? सुनिए, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक होता है कौन? आरबीआई बैंक। एक कौन होता है? आरबीआई बैंक। एक होता है कौन? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक समझते हैं? कॉमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक होता है। एक कौन बैंक होता है? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ये बैंक क्या करता है? लोन देती है घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। हम लोगों का अकाउंट होता है इसी बैंक में, जैसे एसबीआई हो गया, आपको एचडीएफसी हो गया, आपको आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आपको इलाहाबाद बैंक हो गया, आपको पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो ये सारा बैंक कौन है? वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। इसमें जनता का अकाउंट होता है, ये पैसा का लेन देन हम लोगों से करता है ना। लेकिन आरबीआई सरकार का बैंक होता है, ये पैसा छापता है, ये इन बैंकों पे कंट्रोल करता है, तो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। अब होता क्या है कि कभी क्या होता है कि इस वाणिज्यिक बैंक को, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, इसको पैसा घट जाता है किसी कारणवश, और इसे पैसा चाहिए होता है इनसे। तो ये बोलता है आरबीआई को कि आप हमें कुछ पैसा कुछ समय के लिए दे दीजिए, थोड़ा समय के लिए दे दीजिए आप। तो आरबीआई बोलता है ठीक है पैसा देंगे, लेकिन उसके बदले ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? उसके बदले ब्याज लेंगे। तो आरबीआई से अगर वाणिज्यिक बैंक उधार लेता है, क्या लेता है? उधार लेता है, लेकिन कि कम समय के लिए लेगा, कम समय के लिए लेगा, बहुत छोटा समय के लिए लेगा, 6 महीना साल भर के लिए लेगा, ठीक है, महीना दिन के लिए लेगा। तो आरबीआई से अगर वाणिज्यिक बैंक उधार पैसा लेता है तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। कौन रेट? उसे बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट बोलते हैं। कब रेपो रेट लगेगा? जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई बैंक से उधार लेता है, जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कोई पैसा कम समय के लिए उधार लेगा, तब हम उसे बोलते हैं क्या? रेपो रेट लगेगा। रेपो रेट मतलब जिस दर से देगा ना, जो पैसा ब्याज पे देगा, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा जमा रहता है, तो आरबीआई कहता है कि भाई तुम हमें कुछ पैसा हमको दो। तो भाई बोलता है, वाणिज्यिक बैंक बोलता है कि हम भी आपसे पैसा लेंगे ब्याज। तो अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से उधार लेगा, क्या लेगा? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से कम समय के लिए उधार लेगा। क्या लेगा? कम समय के लिए उधार लेगा।
क्या लेगा? उल्टे आरबीआई ये बैंक उधार ले रहा है क्या से? वाणिज्यिक बैंक से। आरबीआई खुद उधार ले रहा है किससे? वाणिज्यिक बैंक से। किससे? वाणिज्यिक बैंक से। और उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स नहीं होगा, उल्टा। ये रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट हो गया उल्टा, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो याद रखिएगा। लेकिन कम समय के लिए लेगा ना तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर बहुत लंबे समय के लिए लेगा तो उसे बैंक दर कहते हैं। अगर लंबे समय के लिए लेगा, लंबे समय के लिए लेगा तो उसे हम बैंक दर कहते हैं, और कम समय के लिए लेगा तो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अब आइए आपका सवाल में, तो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, वह बैंक आरबीआई को वाणिज्यिक बैंक ऋण दे रहा है, तो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा 38 नंबर 3 हो जाएगा। 39 योजना आयोग है। तो योजना आयोग है ना, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आप योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक कार्यकारिणी निकाय है, केवल काम करता है। इसका संविधान में कहीं से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि संविधान में कोई अनुच्छेद उसका है नहीं, संविधान में कोई उल्लेख है नहीं। तो ये एक कार्यकारिणी मतलब केवल काम करने का आयोग है। 40 नंबर, पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति कौन देता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 40 नंबर हो गया। आइए 41 नंबर में, हुडको क्या है? हुडको क्या है? तो हुडको एच मतलब होता है हाउस, यू मतलब होता है अर्बन, अर्बन मतलब शहरी, तो शहरी हाउस और अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी खोदो ना, तो हाई अंडर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये नहीं होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होगा। अमेरिका का एक प्रमुख तेल कंपनी ये भी नहीं होगा। गृह और शहरी विकास निगम, हाँ गृह और शहरी विकास निगम, क्योंकि एच मतलब हाउस होता है, हाउस को गृह कहते हैं। यू मतलब अर्बन होता है, अर्बन मतलब शहरी कहते हैं। डी डेवलपमेंट मतलब विकास, और कॉर्पोरेशन मतलब निगम। तो हुडको का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो गृह और शहरी विकास निगम हो जाएगा। 42 नंबर, मेरिल लिंच क्या है? तो मेरिल लिंच है ना, एक निवेशी बैंक है। मेरिल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है। क्या है? एक निवेशी बैंक है। अगला 43 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 मिलान कर दो। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आप कहिएगा 69 से 74, रोलिंग प्लान 66 से 69, एक है वार्षिक योजना 78 से 79। तो मिलान कर लेना है आपको। 44 नंबर, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष जो कागज है वो कहां से प्राप्त होता है? तो देवास, नासिक, देवास नासिक से प्राप्त होता है। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? तो वो नेपाल के साथ हो चुका है। किसके साथ? नेपाल के साथ हो चुका है। किसके साथ? अगला 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी भी रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो बिमल जलान, अरुण राय चौधरी कभी भी गवर्नर नहीं रहा। बिमल जलान था, सी रंगराजन था, डी सुब्बाराव था, लेकिन अरूप राय चौधरी कभी भी आरबीआई का गवर्नर नहीं बना। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई का गवर्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लीजिए और क्लास को इतने पे हम सस्पेंड कर देते हैं। आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई पूछेगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था?
तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। फिर बोलेगा कि आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो समिति हो जाएगा यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना हुआ। फिर बोलेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण, तो कहिएगा 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ। फिर बोलेगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहिएगा मुंबई। कहाँ है, मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर। कोई कहेगा कि आरबीआई का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गवर्नर कौन है, आरबीआई का अभी गवर्नर कौन है, तो आप कहिएगा आरबीआई का जो गवर्नर है ना अभी, आरबीआई का ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार अभी आरबीआई का 26वें नंबर का गवर्नर है। ज्ञानेश कुमार, आरबीआई का गवर्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार, जो 26 नंबर का गवर्नर है। आरबीआई का गवर्नर कौन, और आरबीआई पर किसका लोगो होता है, तो तार का वृक्ष का, तार का वृक्ष, तार का वृक्ष। और आरबीआई को बोलते हैं बैंकों का बैंक, आरबीआई को बोलते हैं बैंकों का बैंक। तो चलिए हम लोग इतने पे क्लास को रोकते हैं, और ये कै नंबर पे हम लोग गए आज, ये 46 नंबर तक हम लोग गए हैं। ठीक है, हम लोग 46 नंबर 50 कर लेते हैं। चलिए 46 हो गया है तो 50 कर लेते हैं। तो 47 नंबर क्या है, वाक्यांश जस्ट डू इट। जस्ट डू इट किसका है, तो जस्ट डू इट नाइक का है। किसका, नाइक। नाइक कंपनी आता है ना, नाइक का जूता, नाइक का टी शर्ट, नाइक का बैग, तो वही नाइक। नाइक का जो आपका कंपनी का जो अति वाक्यांश है, स्लोगन है, वो जस्ट डू इट है। किसका, आप बोलेंगे नाइक का। ईएमआई क्या होता है, आपने बोलते हैं ईएमआई पर मोबाइल खरीदे हैं, ईएमआई पर टीवी खरीदे हैं, ईएमआई पर पंखा खरीदे हैं, ईएमआई पर गाड़ी खरीदे हैं। तो ईएमआई क्या होता है, तो ई मतलब होता है इक्वेटेड, ई मतलब होता है इक्वेटेड, ए मतलब होता है मंथली, और आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो ई मतलब इक्वेटेड, देखिए ई मतलब इक्वेटेड होता है, जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी देखो, इक्वेटेड। ए मतलब मंथली, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो ई का पूरा नाम बोला है तो इक्वेटेड आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बोला है, तो आयकर तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, उपहार कर भी है, संपत्ति कर भी है, विक्रय कर नहीं है, विक्रय कर अप्रत्यक्ष कर है। 50 नंबर, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानता है, तो यूटीआई बैंक को वर्तमान में हम बोलते हैं एक्सिस बैंक। कौन बैंक, एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। यूटीआई बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बैंक। यूटीआई पहले बैंक था, आज के टाइम में एक्सिस बैंक है। तो चलिए हम लोग 50 तक कंप्लीट कर लिए हैं। कितना तक, 50 तक। करना तो 100 तक था, लेकिन देखे हैं बहुत सारा डिस्कशन कराना पड़ गया, तो इस वजह से हम इतने पे क्लास को रोकते हैं। हम लोग मिलते हैं कल, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 50 के आगे। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि जितने भी प्रश्न करवाया गया है अच्छे से नोटबुक कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एक एक लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका इसी बार सिलेक्शन हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।